गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप सभी को भूगोल पढ़ाने के लिए आया हूं। भूगोल में हमारा 5वां अध्याय चल रहा है जिसका शीर्षक है प्राथमिक क्रियाएं। प्यारे बच्चों, 5वें अध्याय में मैंने अभी तक 3 क्लास लिया है। ठीक है, पिछले क्लास में मैंने आप सभी को कृषि प्रणाली के बारे में बताया था, 11 कृषि प्रणाली के बारे में बताया था, जिसमें से निर्वाह कृषि, आदिकालीन निर्वाह कृषि, गहन कृषि को काफी अच्छे तरीके से आप सभी को मैंने समझा दिया था। इसलिए प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी को रोपण कृषि को बताऊंगा, रोपण कृषि के विशेषताओं को बताऊंगा, मिश्रित कृषि को बताऊंगा। इनके अलावा जो भी महत्वपूर्ण कृषि है मैं आपको सिर्फ आज महत्वपूर्ण कृषि को ही मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो 11 कृषि प्रणाली है, 11 कृषि प्रणाली को मैंने पिछली क्लास में सभी को एक लाइन से समझा दिया था। डिटेल में मुझे बस उसे पढ़ना है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे निर्वाह कृषि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, तो पिछली क्लास में मैंने आप सभी को बता दिया था। आज की क्लास में रोपण कृषि आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसलिए मैं रोपण कृषि को काफी अच्छे तरीके से बताऊंगा। ठीक है, मिश्रित कृषि को काफी अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा, भूमध्य सागरीय कृषि को काफी अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा। यहां से आपके प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, कक्षा 12 हो गया, विषय भूगोल हो गया, अध्याय 5 शीर्षक प्राथमिक क्रियाएं, भाग 4 यानी 5वां अध्याय का चौथा ये आपका क्लास है। तो आज का जो हमारा प्यारे बच्चों टॉपिक है वह है रोपण कृषि। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आप सभी को बताया भी था कि रोपण कृषि किसे कहेंगे। मैंने बताया था कि जब छोटे छोटे पौधों को रोपा जाता है और रोप करके जब कृषि किया जाएगा तो वही आपको रोपण कृषि आपको कहलाता है, जो कि नाम से ही आपको स्पष्ट है। जैसे केला का हो गया, गन्ना का हो गया, ठीक है, नारियल हो गया, ये सभी आपको रोपण कृषि के अंतर्गत आते हैं। भारत में रोपण कृषि कब से प्रारंभ हुई, इन्हीं के बारे में आज हम लोग जानेंगे और यह भी जानेंगे कि रोपण कृषि की आखिर विशेषता क्या होती है। ठीक है, तो रोपण कृषि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, रोपण कृषि, कृषि में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए रोपण कृषि ही हो जाता है। जो बच्चे यदि रोपण कृषि को नहीं समझे, वो समझिए कि पूरे कृषि ये जो पॉइंट है, जो 11 कृषि का मैंने प्रणाली बताया है, वो कुछ नहीं समझा। ठीक है, तो रोपण कृषि, अब ये रोपण कृषि का शुरुआत कब से हुआ था, हमें इस पॉइंट को जानना है। प्यारे बच्चों देखिए, हुआ क्या था कि जो यूरोपियन देश हैं, यूरोपियन देश कौन कौन है? इंग्लैंड, ब्रिटेन, ठीक है, फ्रांस, जर्मनी, ये जो यूरोपियन देश है पहले के तो समय में काफी ताकतवर था, पावरफुल था। ये देश क्या करते थे, अपने से कमजोर देशों को अपना उपनिवेश बना लेते थे, अर्थात गुलाम बना लेते थे। ठीक है, और वे लोग क्या करते थे, उस उपनिवेश में, जैसे ब्रिटेन ने भारत को अपना उपनिवेश बनाया था, यानी भारत को अपना गुलाम बना लिया था। कौन? तो ब्रिटेन बनाया था, यानी अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया था भारत को। तो उन्होंने क्या किया कि भारत के भूमि पर पौधे को लगा करके फसल यानी कृषि करना प्रारंभ किया। अब आप ही बताइए कि अंग्रेज पौधा लगा करके यानी लगवा करके जो कृषि करेगा, अंग्रेज का मकसद क्या होगा? तो जाहिर सी बात है कि उसका मकसद होगा अधिक से अधिक लाभ कमाना। क्या कमाना था प्यारे बच्चों? अधिक से अधिक लाभ कमाना।
तो ये अधिक से अधिक लाभ कैसे कमाएगा? जब तक वो उसको बेचेगा नहीं। अर्थात अंग्रेज ने क्या किया कि भारत में रोपण कृषि का शुरुआत किया, यानी पूरे विश्व भर में, दुनिया भर में जितना भी रोपण कृषि की शुरुआत हुई है ये यूरोप वासियों ने किया। अपने से कमजोर देश में गया, गुलाम बनाया, जैसे भारत को गुलाम बना लिया, अफ्रीका को गुलाम बना लिया था, ठीक है। वहां जाकर के वहां के मजदूरों को क्या किया कि आपको खेती करवाया, ठीक है, यानी पौधा को रोपवाया और उनसे कृषि करवाया, जिसका मकसद था अधिकतम लाभ कमाना। इसी प्रकार के जो प्रणाली है, जो कृषि है, इसी कृषि को हम लोग रोपण कृषि कहेंगे। क्या कहेंगे? तो प्यारे बच्चों, रोपण कृषि, ठीक है। तो रोपण कृषि में कुछ पॉइंट हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। रोपण कृषि की शुरुआत कहां से हुई? आंख मूंद करके बताना है। यूरोप के लोगों ने विश्व में अनेक भागों को औपनिवेशिक किया तथा कृषि के कुछ अन्य रूपों की शुरुआत की, ठीक है। अब यूरोप के लोगों ने क्या किया कि दुनिया भर का जितना भी देश है जहां उन्होंने गुलाम बनाया था, उन देशों में कृषि की शुरुआत किया था। जैसे था, क्या था? तो चाय, ठीक है, गन्ना, केला, रबर, ठीक है, अनानास, ठीक है, और भी इसमें से मुख्य तौर पर आएगा कॉफी, कोको। चलिए, खास करके हो गया चाय, कॉफी, कोको, रबर, गन्ना, एक और हो गया कपास, हो गया कपास। मुख्य तौर पर से ये ही आपका रोपण कृषि के अंतर्गत ये आता है, मुख्य तौर पर से, ठीक है। मुख्य तौर पर से चाय, गन्ना, केला, रबर, अनानास, कॉफी, कोको, कपास, ठीक है। अब भारत में, ठीक है, क्या हुआ था कि अंग्रेज जो है भारत को अपना उपनिवेश बनाया, गुलाम बनाया। तो भारत में इन्होंने क्या किया कि चाय का पौधा रोपवाया, ठीक है, चाय का पौधा रोपवा दिया। रोपवाने के बाद यह क्या किया कि बाहर जाकर के चाय को उच्च कीमतों पे आपको बेचा। परिणाम यह निकला कि अंग्रेज इससे काफी ज्यादा लाभान्वित हुए, ठीक है। तो रोपण कृषि को हम जो देख रहे हैं, यह क्या किया जाता है कि छोटे छोटे पौधों को रोपा जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपका केला है, ठीक है, केला, इस केला को एक हम क्रम से रोप देंगे, ठीक है। देखिए, एक लाइन से ये मान के चले केला का पेड़, ठीक है, ठीक है, ये एक प्रकार का देखिए मेरा लाइन हो गया, ठीक है। एक लाइन से यह क्या कर दिया, तो केला को रोप दिया, यानी क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से केला को रोप दिया गया। रोपने के बाद क्या किया जाता है, तो इस पर, ठीक है, इस पर जितना भी कृत्रिम तरीका है, यानी वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से इसका खेती किया जाता है। क्या किया जाता है? तो प्यारे बच्चों, खेती किया जाता है, ठीक है। क्यों खेती किया जाता है कि यदि वैज्ञानिक तरीके से किया जाएगा तो जाहिर सी बात है जो व्यापारी है वो अत्यधिक उनसे लाभान्वित होंगे, फसल का उत्पादन अधिक होगा, और अधिक होगा तो जाहिर सी आपका बात है, ठीक है, जो रोपण कृषि जो लगाया गया है उनमें काफी ज्यादा अत्यधिक लाभ होगा। तो जो रोपण कृषि का जो कुछ विशेषता है, उस कुछ विशेषता को हम लोग देख लेते हैं पॉइंट बना करके, ठीक है। विशेषता रोपण कृषि का आखिरी विशेषता क्या है, ठीक है, विशेषता हम लोग देखेंगे। तो इस प्रकार से आप देखिएगा कि बागान लगाया जाता है, केला का, नारियल का, एक गन्ना का भी देखिएगा तो एक लाइन से आपको लगाया जाएगा, इसी प्रकार से, ठीक है। दूसरा, अब इस प्रकार का जो खेती किया जाता है प्यारे बच्चों, वह एक ही किस्म का खेती किया जाता है। यदि केला लगाता है तो पूरा का पूरा केला ही लगाएगा, ठीक है। गन्ना लगाया गया है तो गन्ना ही लगेगा, ठीक है। उसके बाद चाय का पौधा लगाया गया है तो चाय का ही पौधा लगाया जाएगा।
अर्थात रोपण कृषि में क्या होता है, ये जो फसल होता है वह एकल फसल होता है। कौन सा फसल होता है, तो प्यारे बच्चों एकल फसल, अर्थात एक ही किस्म का इसमें क्या किया जाता है, तो फसलों का उत्पादन किया जाता है। कितने किस्म का, तो प्यारे बच्चों एक ही किस्म के फसलों का उत्पादन किया जाता है, इसलिए रोपण कृषि को हम लोग एकल कृषि भी बोलते हैं। कौन सा कृषि, तो प्यारे बच्चों एकल कृषि भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब हम रोपण कृषि का जो कुछ विशेषताएं हैं, कुछ विशेषताएं को हम लोग लिख देते हैं। लेकिन लिखने से पहले आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि किन्हीं दो रोपण कृषि का नाम बताएं। फसल का तो चाय हो गया, गन्ना हो गया, मन है तो केला लिख सकते हैं, रबड़ लिख सकते हैं, अनानास लिख सकते हैं, कॉफी, कोको, कपासी, इनमें से कोई दो आप लिख दीजिएगा, आपका हो जाएगा। अब हम रोपण कृषि की विशेषता देखेंगे। पहला तो इसका विशेषता यही निकल जाता है कि जो रोपण कृषि है प्यारे बच्चों वह एकल फसल कृषि है। कौन सा कृषि है, तो एकल फसल कृषि है, अर्थात इसमें एक ही प्रकार के फसल को उगाया जाता है, इसलिए इसे एकल फसल कृषि कहते हैं। यह आपका पहला विशेषता हो गया। दूसरा विशेषता यह होता है कि रोपण कृषि के लिए हमें बड़े भूभाग की जरूरत होती है। ठीक है, बड़े भूभाग की, तो प्यारे बच्चों बड़े भूभाग ही ना सही, इसमें जो सबसे बड़ा जो दूसरा इंपॉर्टेंट आपको चले आता है कि इसमें पूंजी ज्यादा लगता है। ठीक है, इसमें क्या ज्यादा लगता है, तो प्यारे बच्चों पूंजी, क्योंकि एक ही प्रकार की हम लोग खेती करेंगे तो पौधों को खरीदने के लिए हमारे पास तो अत्यधिक तो पूंजी तो होना चाहिए, इसलिए इसलिए रोपण कृषि में अत्यधिक पूंजी आपको लगता है। इसमें जो है जो मजदूर होते हैं, इसका खास बात यह होता है रोपण कृषि का कि मजदूर काफी सस्ते मिल जाते हैं, क्योंकि अंग्रेज भारत में भी आया था जो रोपण कृषि का शुरुआत किया था, बड़े सस्ते कीमत पर भारत में मजदूर उपलब्ध आपको हो गए थे, इसलिए यहाँ जो मजदूर होते थे काफी ज्यादा सस्ते आपको मिल जाते थे। एकल कृषि में विशेष तकनीक का प्रयोग किया जाता है। जो तकनीक होता है वो एकदम विशेष प्रकार का होता है। वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है, यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तकनीक, यंत्र, वैज्ञानिक पद्धति, यानी जितना भी पॉसिबल हो सके उतना पॉसिबल कार्य किया जाता है। क्यों किया जाता है, बस एक ही मकसद होता है, अत्यधिक लाभ कमाना। क्या कमाना, तो प्यारे बच्चों अत्यधिक लाभ कमाना। ठीक है, तो कुछ विशेषताओं को हम लोग पॉइंट बना करके लिख लेते हैं। कृषि का आकार बहुत विस्तृत होता है, बिल्कुल, क्योंकि एकल कर रहे हैं तो बड़े से भूभाग पर ही लगाएंगे, तो इसलिए इसका पहला विशेषता हो जाएगा कृषि का आकार बहुत विस्तृत होता है। ठीक है, यानी काफी ज्यादा लंबा चौड़ा होता है, लंबा चौड़ा इसका भूभाग होता है जहां रोपण कृषि आपको किया जाता है। इसमें अधिक पूंजी, ठीक है, इसमें अधिक पूंजी निवेश उच्च प्रबंध एवं तकनीकी आधार एवं तकनीकी आधार एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों ये भी कई बार पूछा जाता है कि किस कृषि के लिए उच्च पूंजी निवेश, उच्च प्रबंध, तकनीक एवं वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। किस कृषि के लिए पूंजी, उच्च प्रबंध, तकनीक और वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है,
उत्तर क्या हो जाएगा? रोपण कृषि के लिए। समझ गए? ठीक है। उसके बाद यह एक फसली कृषि है। जाहिर सी बात है, मैंने आप सभी को बताया यह एक फसली कृषि है। यह एक फसली कृषि है क्योंकि जो भी फसल लगाया जाता है वो फसल सिर्फ क्या होता है? तो पहले बच्चों एक ही प्रकार का फसल होता है। ठीक है। और यदि पॉइंट बनाना चाहते हैं तो और पॉइंट आप बना सकते हैं। इसमें जो है जो मजदूर होते हैं काफी सस्ते होते हैं। क्या होते हैं? काफी सस्ते होते हैं। ठीक है। इस प्रकार से देखिएगा तो प्यारे बच्चों पॉइंट काफी ज्यादा आपको पॉइंट आपको बन सकता है। और भी पॉइंट बनाइएगा तो इसमें जैसे दे दीजिएगा, जैसे रोपण कृषि का जीता जागता उदाहरण है कि ब्रिटिश लोगों ने, यानी जो अंग्रेज लोगों ने भारत को उपनिवेश बनाया, श्रीलंका को उपनिवेश बनाया तथा उपनिवेश बना करके चाय का जो आपका रोपण कृषि है वो आपको चाय का रोपण कृषि किया था। कौन किया था? तो अंग्रेज ने। कहाँ किया था? तो भारत और श्रीलंका में किया था। आज भी देखिएगा कि भारत में बड़े पैमाने पर आपको चाय का बागान लगाया जाता है। लगाया जाता है कि नहीं लगाया जाता? तो ये जो चाय का बागान है वो आपको एक प्रकार से कहिए तो अंग्रेजों का ही देन है। ठीक है। जिसमें व्यक्ति छोटे छोटे पौधों को एक क्रम से लगाया, एक ही सिर्फ चाय ही लगाया, जिसका मकसद था अत्यधिक लाभ को कमाना। ठीक है। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि दुनिया भर में जितने भी देश हैं, जैसे मलेशिया को उपनिवेश बना करके मलेशिया देश में रबर का खेती कराया गया। ठीक है। उसी प्रकार जो आपका ब्राजील है, ब्राजील में भी आपको देखिएगा तो कोको का खेती कराया गया था, जिसको ब्राजील में फेजेंडा बोलते। क्या बोलते हैं? तो पहले बच्चों फेजेंडा। ठीक है। ये आप याद कर लीजिएगा। ब्राजील में अभी भी कुछ कॉफी के बागान, कोको नहीं, कॉफी के बागान है जिन्हें फेजेंडा कहते हैं। तो ब्राजील में कॉफी के बागान को क्या कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों फेजेंडा कहा जाता है। ये आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है। मन है तो ये भी लिख दीजिए, कॉफी बागान कहाँ का? तो प्यारे बच्चों ब्राजील का। क्या कहलाता है? फेजेंडा। ठीक है। फेजेंडा। ठीक है। तो यहां तक प्यारे बच्चों हमारा रोपण कृषि रहा। ठीक है। रोपण कृषि को इतना समझ लिए, काफी ज्यादा है, ज्यादा समझने का कोई जरूरत आपको नहीं है। ठीक है। प्यारे बच्चों रोपण कृषि के बाद आपको चले आता है विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि, अर्थात विस्तृत कृषि। विस्तृत कृषि में कुछ नहीं जानना है, बस इतना समझ के चलिए। मैं इससे पहले भी बताया था कि बड़े भूभाग पर जब कृषि किया जाता है, यानी भूभाग काफी बड़ा रहता है। मान के चलो इतना बड़ा भूभाग है, इस बड़े भूभाग पर बड़े बड़े मशीनों के माध्यम से, बड़े बड़े यंत्रों के माध्यम से जब खेती किया जाएगा, उसी खेती को विस्तृत कृषि आपको कहा जाता है। इस प्रकार से आप ट्रैक्टर देखे होंगे, मान के चलिए ये आपका ट्रैक्टर है, 4 पहिया लगा हुआ है। ठीक है। और देखिएगा कि उसका इस प्रकार से रहेगा, इस प्रकार से। ठीक है। इस प्रकार से आपने टीवी में देखा होगा। और ये जो ट्रैक्टर जब चलता है तो अपने साथ ऑटोमेटिक वो क्या करता है? तो धान काट लेता है, गेहूं काट लेता है। एक तरफ इतना बड़े क्षेत्र में एक ही बार में धान भी काट रहा है, उसका दौनी भी कर रहा है, भूसा अलग हो रहा है और गेहूं अलग हो रहा है, इस प्रकार से। ठीक है। तो इस प्रकार से जब बड़े भूभाग पर बड़े बड़े यंत्रों के माध्यम से जो कृषि किया जाता है, वही आपको विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि आपको कहलाता है। ठीक है। तो इसे उतना समझने की जरूरत आपको नहीं है, मैंने पिछले क्लास में भी आपको बता ही दिया था। इससे उतना एग्जाम में भी आपको नहीं आता है, तो डीपली जाने की कोई जरूरत आपको नहीं है। ठीक है। अब हम आते हैं मिश्रित कृषि पर। ठीक है। मिश्रित कृषि,
मिश्रित कृषि। ठीक है प्यारे बच्चों, मिश्रित कृषि के बारे में मैंने आप सभी को बताया था। बहुत सारे बच्चे समझ लेते हैं कि मिश्रित कृषि उसे कहेंगे जिसमें धान चावल एक साथ लगाते हैं, यानी धान भी लगा हुआ है और उसके बाद गेहूं भी लगा हुआ है, सब्जी भी लगा हुआ है, ये मिश्रित कृषि कहलाता है। जबकि मिश्रित कृषि के अंतर्गत मैं आपको उदाहरण देकर के समझाना चाहूंगा कि मान के चलिए ये खेत है, यहाँ पर फसल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है तो प्यारे बच्चों, फसल। ठीक है, ये बड़े से भूभाग में ये जो हरा कलर का है ये फसल लगा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर घास फूस लगा हुआ है, यहाँ पर घास फूस। गाय वाय को जो पालता है वह चारा लगा देता है, चारा टाइप का। ठीक है, अब इस घास फूस को कौन खा रहा है तो प्यारे बच्चों, घास फूस को गाय खा रहा है। ये मेरा गाय मेरा है न हो गया। ठीक है, हालांकि कुत्ता बन गया, मान के चलते ये गाय है। ठीक है, ये मेरा गाय है। ठीक है, तो गाय जो है चर रहा है, बकरी चर रही है। ठीक है, भेड़ चर रहा है। ठीक है, और ये पूरा मेरा क्या हो गया, ये पूरा मेरा खेत हो गया। ठीक है, तो यहां मैंने क्या देखा, यहां मैंने ये देखा, एक तरफ तो मेरा फसल लगा हुआ है, दूसरी तरफ क्या है, चारा है। यानी इस चारे में गाय चर रहा है, घोड़ा चर रहा है, बकरी चर रही है, भेड़ चर रहा है। तो एक तरफ तो मान के चलिए पशु भी पालन हो रहा है और दूसरी तरफ मेरा खेती भी हो रहा है। तो इसी प्रकार का जब खेती किया जाएगा उसे ही हम मिश्रित कृषि कहेंगे। क्या कहेंगे तो प्यारे बच्चों, मिश्रित कृषि कहेंगे। इसमें जो कृषक जो होता है, कृषक का प्रमुख आय की यदि मैं बात करूं तो प्रमुख आय आपको फसल के साथ साथ पशुओं से भी आता है। जैसे मवेशी से आ गया, बकरी से आ गया, भेड़ से आ गया, गाय से आ गया। मवेशी को बेच दिया या पशु को बेच दिया या उससे दूध प्राप्त किया या ऊन को प्राप्त किया, तो पशु भी काफी आय का महत्वपूर्ण स्रोत आपको बन जाता है इस मिश्रित कृषि के अंतर्गत। तो इस फिगर से प्यारे बच्चों आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि मिश्रित कृषि आपको क्या होता है। आपने इस प्रकार का कृषि अपने गांव में भी देखा होगा और इस प्रकार का जो कृषि है पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा किया जाता है। क्या किया जाता है तो प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा। ठीक है, चलिए मैं कुछ पॉइंट में लिख देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस प्रकार की कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। ठीक है, यानी मिश्रित कृषि विश्व में अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है। इसका जो खेत का जो आकार होता है वह प्यारे बच्चों मध्यम होता है। मध्यम का मतलब ना तो खेत का आकार छोटा होता है ना तो खेत का आकार बड़ा होता है, बल्कि बीच का होता है। खेत का आकार छोटा होता है किसमें, गहन कृषि में मैंने बताया कि खेतों का आकार छोटा होता है। विस्तृत कृषि में खेतों का आकार बड़ा होता है, जबकि मिश्रित कृषि में खेतों का जो आकार होता है वह आपको मध्यम होता है। ये हमेशा याद कर लीजिएगा। गहन में मन है तो लिख भी दीजिएगा, गहन कृषि में छोटे भूमि पर खेती होगा। विस्तृत में बड़े भूभाग पर खेती होगा, जबकि मिश्रित कृषि में मध्यम भूभाग पर क्या होगा तो प्यारे बच्चों खेती होगा। इसे आप काफी अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें बोई जाने वाली फसलें गेहूं, जौ, मक्का, चारे का फसल प्रमुख है। प्रमुख फसल हम आपको लिख देते हैं। मिश्रित फसल में प्रमुख फसल मिश्रित कृषि का प्रमुख फसल हो आपको हो जाता है गेहूं, मक्का, जौ, चारे का फसल, यानी जानवरों के लिए, जैसे गाय के लिए चारे का फसल। ठीक है, इस प्रकार से किया जाता है।
चारे की फसलें मिश्रित कृषि के प्रमुख घटक है। अब जो चारे का जो फसल है, ये चारे का फसल मिश्रित कृषि का वो क्या है, तो पहले बच्चों प्रमुख फसल है, क्योंकि इसी चारे के माध्यम से जो गाय है, गाय को भोजन आपको मिल जाता है, जैसे घास आपको मिल जाता है। ठीक है। फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों का समान महत्व दिया जाता है, यानी जितना महत्व आपको फसल को दिया जाता है मिश्रित कृषि में, उतना ही महत्व आपको पशुओं को भी आपको दिया जाता है। ठीक है। तो इसमें जो मुख्य पशु पाला जाता है वह है मुख्य पशु मवेशी, ठीक है, भेड़ हो गया, ठीक है, सुअर हो गया, ठीक है, कुकुर हो गया। ठीक है, ये सभी इसका मुख्य क्या है, तो प्यारे बच्चों पशु है। तो यहां तक हमारा हो गया मिश्रित कृषि। क्या हो गया, तो प्यारे बच्चों मिश्रित कृषि। पॉइंट बना करके इसलिए मैंने नहीं लिखा क्योंकि काफी इजी है, आप लोग समझ ही गए होंगे, इसलिए मैंने आपको नहीं लिखा। अब हम प्यारे बच्चों आते हैं भूमध्य सागरीय कृषि पर। ठीक है, किस कृषि पर आते हैं, तो प्यारे बच्चों भूमध्य सागरीय कृषि पर। इसके हालांकि बीच में डेयरी कृषि है, तो डेयरी कृषि के बारे में इससे पहले मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, पशुओं को पाला जाता है और खास करके दूधों के लिए पाला जाता है, इसलिए वो डेयरी कृषि आपको कहलाता है खास करके। तो डेयरी कृषि उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लास्ट आपका महत्वपूर्ण भूमध्य सागरीय कृषि है। भूमध्य सागरीय कृषि को समझ करके इस अध्याय को हम लोग क्लोज कर देंगे। ठीक है, बाकी जो छोटा बहुत होगा वो क्वेश्चन आंसर में भी समझ हम लेंगे, यदि इंपोर्टेंट यदि रहा तो। ठीक है, समझ गए। तो हमारा जो नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि प्यारे बच्चों देखिए, आपके एग्जाम में पूछा जाता है फलों के कृषि को कहा जाता है। फलों के कृषि को किसे कहा जाता है, भूमध्य सागरीय कृषि को। भूमध्य सागरीय कृषि को फलों का कृषि भी कहा जाता है। फलों का कृषि। अब ये फलों का कृषि क्यों कहा जाता है, क्योंकि भूमध्य सागरीय जो कृषि जो होता है, या खास करके भूमध्य सागर के पास आपको होता है, जहां का जो जलवायु होता है काफी विशिष्ट प्रकार का होता है। कैसा होता है, विशिष्ट होता है। ठीक है, इस विशिष्ट जलवायु के ही कारण जो है इस क्षेत्र में खट्टे फलों का उत्पादन ज्यादा होता है, यानी खट्टे जो फल होते हैं उसका उत्पादन आपको ज्यादा होता है, यानी खट्टे जो फल होता है उसका पेड़ पौधा ज्यादा लगाया जाता है। अब खट्टे फल कौन कौन से होते हैं, जैसे अंगूर हो गया, तो भूमध्य सागर में आपको अंगूर का फल ज्यादा होता है। ठीक है, संतरा हो गया, नींबू हो गया। ठीक है, संतरा, नींबू, अंगूर, इन सभी में से सबसे ज्यादा जो नंबर 1 पर आता है अंगूर। अंगूर का जो खेती है भूमध्य सागरीय में वो काफी प्रमुख माना जाता है। यहां तक कि जो अंगूर होता है, यदि अंगूर उच्च कोटि का है तो अंगूर से शराब बनाया जाता है, बियर बनाया जाता है। और अंगूर हल्का डाउन है, यानी क्वालिटी में हल्का डाउन है, तो उसको सुखा करके या तो मनक्का बना लिया जाता है या तो किशमिश आपको बना लिया जाता है। ठीक, तो कुल मिलाकर के यदि मैं बात करूं तो भूमध्य सागरीय कृषि में फलों का कृषि अत्यधिक होता है। ठीक है, तो चलिए कुछ पॉइंटों को हम लोग देख लेते हैं। तो खट्टे रसदार फलों की खेती की जाती है भूमध्य सागरीय कृषि में। किसकी खेती की जाती है, तो प्यारे बच्चों खट्टे रसदार फलों की खेती की जाती है। खट्टे रसदार फलों की खेती कहां की जाती है, तो प्यारे बच्चों भूमध्य सागरीय कृषि में आपको किया जाता है। ठीक है, जैसे हो गया, जैसे अंगूर, ठीक है, नींबू, ठीक है,
संतरा, और भी बहुत सारा फल है, ज्यादा फल का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। अंगूर यदि उच्च कोटि का है तो अंगूर से मदिरा बना लिया जाता है। क्या? मदिरा। मदिरा मतलब शराब। यदि अंगूर उच्च क्वालिटी का नहीं है तो अंगूर को सुखा करके मनक्का, या तो मनक्का बना लिया जाता है या तो किशमिश बना लिया जाता है। क्या बना लिया जाता है? या तो मनक्का बना लिया जाता है या तो प्यारे बच्चों आपको किशमिश आपको बना लिया जाता है। ठीक है। और एक और बात याद रखिएगा कि भूमध्य सागरीय कृषि में जो प्यारे बच्चों विशिष्ट प्रकार का जलवायु पाया जाता है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका जो भूमध्य सागरीय कृषि है ये भी आपको समाप्त होता है। ठीक है। तो इस प्रकार जो भी आपका जो छोटा मोटा कृषि है, जैसे मान के चलिए और कौन कौन सा बच गया, जैसे सामूहिक कृषि बच गया, पिछले ही क्लास में लैटरी मैंने बता दिया था। सहकारी कृषि, उद्यान कृषि, ये भी मैंने लैटरी आपको पिछले क्लास में मैंने बता दिया। डिटेल से मैंने क्या क्या बताया, डिटेल से निर्वाह कृषि मैंने बताया, 1 गहन कृषि बताया, 2 मिश्रित कृषि बताया, 3 एक भूमध्य सागरीय कृषि बताया। अच्छा, तो 4 काफी है। ठीक है। बाकी 11 को डिटेल से यदि पढ़ेंगे तो काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। मैं उतना ही डिटेल से पढ़ा रहा हूं जितना आपके बिहार बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि बिहार बोर्ड से मैं कई ज्यादा आपको मैंने बता दिया, कई ज्यादा। दूर दूर तक बिहार बोर्ड जो है इतना अंदर नहीं जाएगा। जितना भी जो प्रश्न होगा इसी के ऊपर ही आपको बन जाएगा, आंख मूंद करके बन जाएगा। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि जिन जिन बच्चों ने अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, यदि वे हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। इस नंबर पे कॉल करके हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। पेड कोर्स के लिए मात्र आपको 1500 फी लगेंगे। ठीक है। अत्यधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल करें और कॉल करके हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करें। धन्यवाद।